हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा आज समास और समास क्या होते हैं और उसके अंतर्गत कितनी हेडिंगें होती हैं या उसके कितने पार्ट होते हैं, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आइए चलते हैं समास की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि ये समास होते क्या हैं, मतलब समास की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले समास जानेंगे, फिर उसके अंतर्गत उसके कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा समास। तो ये मेरी हेडिंग हो गई समास। अब समास क्या होते हैं या समास की परिभाषा, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं समास की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर अधिक शब्दों से मिलकर जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द सार्थक को समास कहते हैं। मिलकर बने नए शब्द को या नए सार्थक शब्द को नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मेरी क्या हो गई? समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो उनसे एक नया शब्द उत्पन्न होता है या नया शब्द बनता है। दो चाहे दो शब्द हैं, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब इन दोनों के मेल से जो तीसरा शब्द मेरा बनेगा उसको सार्थक शब्द कहते हैं। तो यहीं पे कहा गया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द सार्थक शब्दों को कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द कहते हैं नया शब्द जो मिलकर मेरा बनेगा। इन दोनों से जो नया शब्द बनेगा उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये जो समास होते हैं, समास मेरे कितने प्रकार के होते हैं अब यहाँ पे मैं लिखा दूँ। मेरे जो समास हैं ये, तो मेरा समास 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेरा हो गया अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। ठीक है, नंबर 2 मेरा होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है, 3 नंबर मेरा हो गया द्विगु समास। चार नंबर मेरा हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। 5 नंबर मेरा हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, और 6 नंबर मेरा हो गया तत्पुरुष समास।
ठीक है, 6 नंबर मेरा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो ये मेरे इतने प्रकार के समास होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, ये समास क्या होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, और मेरे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास मेरे 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुब्रीहि समास और नंबर 6 तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हेडिंग क्या में पड़ेगी, अव्ययीभाव समास। ये क्या होता है, या मेरा समास आ जाए तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो यहां पे मेरी हेडिंग पड़ेगी अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो। ठीक है, जिस समास का पहला शब्द, जैसे मेरा जो वर्ड होता है, जैसे ये मेरा एक वर्ड हो गया तो इसका पहला शब्द ये हो गया, तो ये अव्यय हो गया। इसको कह सकते हो अव्यय की जगह पे कह सकते प्रधान हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिस शब्द का पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जिस शब्द का पहला पद अव्यय हो, अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिस शब्द का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हेडिंग मेरी पड़ गई, यहाँ पे उदाहरण। पहला हो गया मेरा, ये उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रतिदिन। ठीक है, तो इसका जो पहला मेरा पद है ये क्या है, अव्यय भी है प्रधान भी है। मतलब कुछ भी कहे तो प्रधान तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसको हम। यहाँ पे ले रहे हैं प्रति प्लस दिन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रति प्लस दिन। प्रतिदिन हो गया, इसी प्रकार से प्रतिकूल हो जाएगा, आजन्म हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिकूल एक और लिख लेते हैं, प्रतिकूल। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, प्रति प्लस कूल। तो ये मेरे दो हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस अव्ययीभाव समास को पहचान लेंगे। जिस शब्द का पहला शब्द अव्यय हो या प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए, प्रतिदिन, प्रतिकूल, आजन्म, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण है। ठीक है, तो उसको पहले इस जो भी वर्ड होगा उसका जो पहला वर्ड होगा उसको देखकर ही पहचान लेंगे कौन सा समास है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे प्रतिदिन लिखा है, इसमें क्या देखा, प्रति मेरा जो है ये प्रधान भी है अव्यय भी है, तो इसको पहचान लिया कि ये मेरा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट आते हैं कर्मधारय समास की तरफ। तो मेरी हेडिंग क्या बनेगी, 2 नंबर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो मेरा दूसरा नंबर है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या होता है, फिर से बार रिपीट करिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा शब्द है या समास है उसका उत्तर पद जो है वो क्या है, मेरा प्रधान होता है, मतलब प्रधान है वो, ठीक है। तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय और उपमान तथा विशेषण और विशेष का संबंध होता है, ठीक है। और जो उसका उत्तर पद है उसमें उपमान उपमेय और विशेषण और विशेष का संबंध होता है, मतलब उसे अटैच होते हैं, ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसको कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है, जैसे चरण कमल हो गया, ठीक है, महापुरुष हो गया। तो इसको ये देखो, मेरा जो इसका उत्तर पद है वो प्रधान है, ठीक है, चरण हो गया, ये उत्तर पद है, ये प्रधान है, ठीक है। और जो ये मेरा है उत्तर पद में उपमान और उपमेय विशेषण और विशेष का संबंध है, ठीक है। इसका मतलब चरण कमल, ये जो दो शब्द है ना, लेकिन ये एक में करके लिखे गए हैं, तो इसका आपस में संबंध बन रहा है, मतलब एक में ही जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो चरण कमल है, एक में महापुरुष है, ये अलग है, महा अलग हो सकता है, पुरुष अलग हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है, इनको एक में ही जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये जो विशेषण विशेष का संबंध करते हैं, मतलब आपस में उसको जोड़ते हैं कि इसका विशेषण अलग निकल रहा है, इसका अर्थ अलग निकल रहा है, इसका अर्थ अलग निकल रहा है, फिर भी उसको आपस में जोड़ते हैं, मतलब एक साथ हैं। यही लिखा गया है कि विशेषण और विशेष का संबंध होता है, मतलब विशेषण, इसका विशेषण अलग है, इसका अलग है, फिर भी उसको आपस में संबंध रखते हैं, मतलब उसको जोड़ते हैं, ठीक है, एक साथ लिखा है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण मेरे क्या है, चरण कमल, तो चरण के समान है जिसके कमल, लिख सकते हैं कमल के समान चरण, तो यहाँ पे लिख लो कमल के समान या कमल के समान है जिसके चरण, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान या महा, कुछ भी लिख सकते हो, महा या महान, तो हमें पहले क्या लिखते हैं, महान है जो पुरुष, यानी कि महापुरुष, ठीक है। तो इसका ये उदाहरण क्या हो गया, चरण कमल, कमल के समान है जिनके चरण, ये कह सकते हैं, या कमल के समान चरण, ये या कह सकते हैं, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करिए शुरुआत से। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद में उपमान या उपमेय विशेषण या विशेष में संबंध रखता है या संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। ये मेरे उदाहरण हो गए, चरण कमल, कमल के समान चरण, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। अब ये मेरा सेकंड समाप्त हुआ। अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर, द्विगु समास। तो आइए देखते हैं 3 नंबर में द्विगु समास। तो मेरी हेडिंग क्या रहेगी 3 नंबर, द्विगु समास, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 3 नंबर द्विगु समास। ये बहुत ही आसान है, मतलब शब्द से लिया है चौराहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है द्विगु समास में, इससे याद कर सकते हो, जिस शब्द में उसका पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, मतलब कोई भी शब्द ले लो जिसमें एक संख्या है, जैसे त्रिलोकी, ठीक है, चौराहा, इसमें समय संख्या आ रही है, चौराहा 4 आया, त्रिलोकी 3 आया, और ऐसे शब्द होते हैं जिनमें शुरुआत में या उसके प्रथम पद में संख्या है, ठीक है, उसको यहाँ हम द्विगु समास कहते हैं। तो हमें जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसको द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है,
संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण तो इसका उदाहरण ले लेते हैं। चौसे चौराहा, ठीक है, त्रिकोण, ठीक है, ये मेरे 3 हो गए। अब समझते हैं यहाँ पे ये कैसे इसको हम हल करेंगे या कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा समास है। तो ये पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब जिसका पहला पद में संख्या है, ठीक है, उसके पहले ही जो शब्द शुरुआत हो उसके फर्स्ट जो शुरुआत में ही हो, ठीक है। जैसे ये शब्द हैं, इनका शुरुआत का पहला अक्षर जो है उसमें संख्या है, ठीक है। यही कहा गया है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इन समास का देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये पहला शब्द है इनका चौत्रिती, संख्या है, संख्यावाचक है सब, ठीक है। तो ऐसे समासों को हम द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे हल करेंगे। चौराहा, ठीक है, 4 राहों का समूह, इसको लिख सकते हैं हम 4 राहों का समूह। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 राहों का समूह, ठीक है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, ठीक है। ये मेरे द्विगुवाचक के कुछ उदाहरण हो गए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास के पहले पद में संख्यावाचक शब्द आता हो, उस समास को हम या उस शब्द को हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, ठीक है, तिरंगा 3 रंगों का समूह, ठीक है। ये हो गए, मतलब संख्या आ रही, देखो 3 4 3 3 संख्या आ रही सब में, ठीक है। तो मेरे द्विगु समास हो गए। अब मेरा चौथा आता है द्वंद्व समास, ठीक है। ये मेरा 3 कंप्लीट हो गया। अब चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका क्या होता है? जिस समास के, इसकी परिभाषा होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उसका समास विग्रह करने पर और या आता है, उसमें द्विगु समास उसका होता है, ठीक है। उसको हम द्विगु समास या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उसका विग्रह करने पर और अथवा या आता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं? जैसे सुख और दुख, सुख दुख, दोष, गुण और दोष। ठीक है, ये मेरे हो गए। ठीक, ये मेरे दो हो गए। ठीक है, तो क्या इसका परिभाषा क्या है? द्वंद्व समास की परिभाषा क्या मेरी है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद, मतलब पहला पद और लास्ट वाला पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तथा उसका विग्रह करने पर, ठीक है, और अथवा या आ जाए। मतलब जब दो समास होते हैं उनके बीच में जो डैश का चिन्ह होता है, जब उनको हम अलग अलग तोड़ेंगे तो या लगे या तो फिर और आ जाए। ठीक है, तो वहां पे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा ये गुण और दोष होगा। ठीक है, तो इनको जब अलग अलग लिखेंगे करके तो गुण और दोष आएगा। ठीक है, या गुण और लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर या लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा? दोनों पद इसके प्रधान है। ये भी देखो मेरा पद प्रधान है और ये भी प्रधान है। मतलब जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा, ठीक है, तथा उसका विग्रह करने पर और अथवा या आए, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं सुख सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख हो गए। गुण और दोष हो गए, गुण और दोष हो गए। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे देखा? द्वंद्व समास किसको कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उसका विग्रह करने पर और अथवा या आए। ठीक है, तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गुण और दोष, तो गुण और दोष आ गया। ठीक है, अब ये मेरा 3 नंबर हो गया। अब मेरा चौथा आता है यहाँ पर बहुब्री समास। ठीक है, चौथा मेरा क्या आता है? बहुब्री समास। बहुब्री बहुब्री समास। इसमें क्या होता है? इसके जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, इसके मतलब जो दोनों पद होते हैं प्रधान नहीं होते हैं तथा वो दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, या उनके मतलब दोनों पद होते हैं वो कहते हैं कि एक नया शब्द उनसे बनेगा। जैसे दो शब्द दिए, उन दोनों से जो नया शब्द बनेगा उसको ही बहुब्री समास कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम क्या लेंगे? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इस समास में, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, तथा तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तथा किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं। बहुब्री समास कहते हैं। ठीक है, तो मेरे उदाहरण हो गए। यहाँ पे मैं उदाहरण ले लेता हूं। चतुर्भुज, एक लिख लेते हैं। चतुर्भुज, ठीक, एक लंबोदर, ठीक है। तो बहुब्री समास किसको कहते हैं? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है,
उसमें क्या था, इसके पिछले वाले में दोनों पद प्रधान थे, ठीक है। इसमें दोनों शब्द प्रधान नहीं होते, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तथा वो जो दोनों पद होते हैं वो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, या उनसे मतलब कोई तीसरा शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या यही लिखा गया यहाँ पे, इस समास में कोई भी पद प्रधान, ठीक है। तो ये मेरे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो मेरा पहला उदाहरण है चतुर्भुज, ठीक है। ये चतुर्भुज मेरा पहला उदाहरण है। तो इसको हम समास वगैरह कैसे करेंगे, तो चार हैं भुजाएं जिनके अर्थात, ये लिखेंगे हम, चार हैं भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु जी, ठीक है। अब लंबा है उदर जिनका, तो इसको क्या लिखेंगे, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा कि देखो बहुब्रीहि समास में हमने पढ़ा था कि दो समास होते हैं प्रधान, दो शब्द होते हैं वो प्रधान नहीं होते, ठीक है। तो इन शब्दों जो होते हैं इसमें समास में ये शब्द मेरा होगा, ठीक है, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है, ठीक है, और किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो मेरा ये देखो चतुर्भुज था, ठीक है, ये मेरा एक शब्द हो गया, ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, विष्णु जी की तरफ, ठीक है। एक मतलब इस चतुर्भुज से ये मेरा नया शब्द बन गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो चार हैं भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु जी, मतलब ये चतुर्भुज ने तीसरे की तरफ संकेत कर दिया कि चार है भुजाएं, तो किनके चार हैं भुजाएं, विष्णु जी के चार है भुजाएं ना, तो उनकी तरफ संकेत करते हुए कह रहा है कि विष्णु जी के चार है भुजाएं, तो मतलब उनका क्या नाम है, विष्णु जी लिख दिया। मतलब इस शब्द का तीसरे शब्द का, ये तीसरा शब्द मेरा, इस शब्द से मेरा तीसरा शब्द आ गया, ठीक है। तो वही कहा गया कि दो शब्द, देखो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इस शब्द में कोई भी प्रधान नहीं है, इसने किसकी तरफ संकेत किया, विष्णु जी की तरफ, तो ये मेरा तीसरा शब्द निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से लंबोदर है, ठीक है, तो लंबोदर किसकी तरफ संकेत कर रहा है, गणेश जी की तरफ, ठीक है। तो मेरा तीसरा शब्द क्या निकल के क्या आ गया, गणेश जी, ठीक है। तो ये मेरा बहुब्रीहि समास कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मेरा बहुब्रीहि समास के बाद आता, तो ये मेरा क्या हो गया, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे उदाहरण इसके हो गए यहाँ पे। तो मेरे इसके उदाहरण हो गए राजकुमार, राजपुत्र, ठीक है। तो राजकुमार राजा का
कुमार, ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो मेरा तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, चला जाता है, या उसको हटा दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये मेरे उदाहरण हो गए, राजकुमार, राजा का कुमार। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद, ठीक है, प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, और उसे तत्पुरुष समास हम कहते हैं, ठीक है। ये मेरे इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है। तो ये मेरे जो समास थे वो समाप्त हुए, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसान, बस इसमें केवल इतना याद रखना कि दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है और जो बीच का कारक चिन्ह जो होता है वो लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब आपके सामने इस प्रकार से शब्द आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि कौन सा समास इसमें है। जैसे राजपुत्र आ गया तो आप ऐसे ही इसको बता दें कि राजपुत्र है, तो ये राज मेरा अलग हो गया, पुत्र मेरा अलग हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में का से जुड़ गया शब्द, तो क्या होगा? राजा का पुत्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको बताएंगे इससे भी अच्छे तरीके से नए नए हेडिंगों के साथ और नए नए विकल्पों के साथ मैं आपके साथ आऊँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इसी प्रकार से व्याकरण में एक से एक संधि पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, समास हो गए मेरे। और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ एक धमाकेदार ट्रिक के अनुसार, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।